चलो जी, सात तक हम लोगों ने करवाया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट देखा था कि कैसे कैसे क्या करेंगे हम लोग। कि भाई अगर हम लोग कोई भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे कॉमोडिटी, तो हमें उसमें एक मिनिमम कुछ ना कुछ परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा डोमेस्टिक कंपोनेंट्स के लिए। कंपोनेंट्स का मतलब क्या बोला था बेटा मैंने? रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड जिसको कहते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो अगर हमारी कार बनाने की ही कंपनी बना रहे हैं हम, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, एक फिक्स्ड परसेंटेज भारत से ही खरीदना पड़ेगा अपने रॉ मटेरियल का। दूसरा, उल्टा अगर सोच के देखो तो विदेशों के लिए लिमिट कर देंगे कि इससे ज्यादा तुम मंगा नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक हो गया कि डोमेस्टिक खरीदना पड़ेगा। भाई अगर मान लो कि हमने तुम्हें बोला कि रे सुन 40% इंडियन सामान खरीदना पड़ेगा, तुम बोला नहीं नहीं हम तो 40% नहीं खरीदेंगे, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, तुम 40% मत खरीदो, बट विदेश से तुम 60% मंगा सकते हो। अब खरीद ले 40%, है ही नहीं। तो दूसरा हमने ये भी बता दिया था, क्या हुआ? जब फॉरेन बोल दिया तो सब मिला के ना बेटा, सोर्सेज वन हो या मोर हो, अभी इससे पिछला वाला ही हमने पढ़ाया था ना, सोर्सेज वन हो या मोर हो, कोटा तो एक सेट होता है ना बेटा, उस कोटा से बाहर नहीं जाए। मेजर्स, अरे एक वो बता, 10 लोग हैं काम करने वाले, अब हमने बोल दिया ना ना, तो इसमें जो है ना इस क्लास से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो सिर्फ तुम करेगा, तो कंपटीशन अपने आप खत्म हो गई या नहीं हो गई? ये कर देना। हाँ, और फिर हमने बोल दिया था कि अगर बाहर से फिनिश गुड्स मंगाते हैं, पप्पू भाई थोड़ा देर पहले आते तो समोसे का लुत्फ आप भी उठाते। कोई बात नहीं, हम लोग बारिश का मजा ले रहे थे गरम गरम समोसे के साथ, है कि नहीं? और आज तो बहुत दिनों के बाद मैंने भी समोसे खाए हैं। हाँ बहुत दिन हो गया होगा, मतलब 6 महीने से ऊपर हो गए होंगे मुझे समोसे खाए हुए। हाँ हाँ, तो उसके बाद से मैं जल्दी खाता नहीं ना कभी, इसलिए। चलिए, और फिर हमने बताया था कि अगर फिनिश प्रोडक्ट ही आप बाहर से मंगाओगे, तो वो भी एक रिस्ट्रिक्शन होगा कि इससे ज्यादा आप फिनिश प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते। ये हमने बताया था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें। अब आती है बात बेटा 8th नंबर की, लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस को देख रहे हैं, तो क्या बातें होंगी इसमें? तो कहता है बेटा, दीज आर limitations imposed on distribution of goods in the importing country involving additional license or certification रिक्वायरमेंट। कि भाई अगर कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से लगा दे जाए कि देख भाई, बाहर से कोई सामान इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट कौन कर रहा है मतलब नहीं है हमें, ठीक है, हम उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, लेकिन तुम्हें बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी या एक प्रॉपर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, तो ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्शन लग गया या नहीं लग गया? तो अब मंगा के ही क्या कर लोगे जब बेच ही नहीं सकते हो? अब मंगा के ही क्या कर लोगे जब बेच ही नहीं सकते? तो कहता है कि इसमें क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन अपने आप लगा दिया ना, कि बेच वही सकता है जिसके पास या तो लाइसेंस हो या एक जो प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, उन सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं कर सकता है।
तो ये ध्यान में भी रखना होगा किसके अंतर्गत बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो हमने मंगाने उगाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, हमने किस पे लगा दिया, बंटवारा करने में, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो एग्जांपल लिख लीजिएगा जरा। restrictions that imported fruits may be sold only through outlets having refrigerator या रेफ्रिजरेशन लिख लेना बेटा, TION फैसिलिटी, मतलब जहां पर कोल्ड स्टोरेज वगैरह की सुविधाएं हो। तो फल जो है मंगा लो कोई भी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट वही कर सकता है जिसके पास क्या होगा, रेफ्रिजरेशन का सुविधा होगा, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होगी। समझने के लिए लिख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज, कि जिसके पास कोल्ड स्टोरेज वगैरह की सुविधा होगी सिर्फ और सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस लग गया, ये नहीं लग गया बेटा। तो मैंने क्या लिखा था बेटा, लाइसेंस और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो रेफ्रिजरेशन का प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, कोल्ड स्टोरेज कोई भी थोड़ी ना खोल सकता है, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये किससे रिलेटेड हो गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड हो गया ये हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये कहानी। अभी देखो बेटा, मान लो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोला कि नहीं देखो हम इंडिया में तो कार नहीं बनाएंगे, हम तो बाहर से ही ला करके बेचेंगे, अब बताइए आप बेचने दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है कोई बात नहीं तुम बेच लो, लेकिन बेचने के बाद तो सर्विसिंग वगैरह होगा, रिपेयर वगैरह होगा, वो तुमको इंडिया में ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए बाहर से कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, उसके लिए यहां की गाड़ियां बाहर नहीं जाएंगी। ये भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, ये नहीं लग सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कब लगा, बेचने के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा पोस्ट सेल मेजर्स। तो लिख लीजिएगा 9th नंबर, यहां ये वाला तो समझ में आ गया। तो 9th नंबर लिखिएगा, restrictions on पोस्ट सेल सर्विस। पोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो बेच देने के बाद वाला अगर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो उसकी बात यहां पर हम लोग करते हैं, उसकी बात यहां पर समझते हैं। ओके, तो लिखिएगा सर्विसेज may be reserved to local service companies of the importing country। कि जो कंपनी जो है मतलब जहां पर इंपोर्ट किया गया, जिस कंट्री में इंपोर्ट किया गया है, बेचने के बाद जो भी सर्विस होगी वो सारा का सारा कहां पर होगा बेटा, लोकल सर्विस कंपनीज के द्वारा होगा। तो मतलब विदेशों की तरफ नहीं जाएगा, वो कहां होना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट में। कहां होना चाहिए बेटा, डोमेस्टिक मार्केट में। तभी तो हमारा लोकल को प्रेफरेंस मिल पाएगा। तो तुम मंगाना जहां से चाहते हो मंगा लो, हम उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेचने के बाद की जो सर्विस होगी वो तो तुमको डोमेस्टिक मार्केट में ही करना पड़ेगा। उसके लिए कहीं और तुमको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं और का काम तुमको इसमें नहीं देखना है। ओके, तो ये बात हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, कि अगर मान लीजिए कि मान लो ये कार हमने क्या करा, बाहर से मंगवाया, चलो बस बना लो क्या,
जीप बना रहे हैं रे। थार भी तो जीप ही है, मॉडिफाइड। पहले अपने अपने लोगों की तरफ कमांडर चलता था ना, कमांडर जीप महिंद्रा का। तो उसी उसी का अपडेटेड वर्जन जो है क्या है, थार है। एसी वाला बना दिया है, थोड़ा सा हैवी बना दिया है कि नहीं। तब हम लोगों के यहाँ पर पहले जो है ना, सब्जियों को ढोने में काम आता था और अनाजों को ढोने में काम आता, क्योंकि रेगिस्तान में भी चल जाता है वो, है कि नहीं। तो इसलिए उसको, और हैवी भी होता था। तो मान लीजिए कि ये जो है ना, जीप वीप बनाने का जो है काम यहाँ पर चल रहा है। अब पीछे चक्का लगा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, स्टेपनी। हाँ। तो अब ये कार हमारा है भाई। अब इसको बाहर से कहां पर मंगा लिया हमने, इंडिया के अंतर्गत मंगा लो, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी सर्विस होगी वो कहां पर करना होगा बेटा, लोकल अर्थात इंडिया के अंतर्गत ही करनी होगी। तो ये ध्यान में रखना। तो इसी को यहां पर लिख सकते हैं, पोस्ट सेल सर्विस इन इंडिया या लोकल मार्केट। पोस्ट सेल सर्विस इन इंडिया और पोस्ट सेल सर्विस बाय लोकल कंपनीज। कुछ भी लिख दे, मतलब तो एक ही हो गया। तो भाई तुम मंगा लो जहां से मंगाना है, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहे हैं। बट बेचने के बाद जो भी सर्विस होगा वो कहां होगा, लोकल कंपनीज के द्वारा होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ओके। हाँ, तो इसीलिए तो टेस्ला यहां पे आ भी नहीं रहा। अभी जो इंडिया में दो ही गाड़ियां हैं टेस्ला की, तो देखते हो ना उस पर कितना हेवी ड्यूटी चार्ज है। हाँ, तो उसने टैक्स बियर करो ना फिर उसके लिए, तो वो फिर टैरिफ में लगा देगा ना। बाहर ले जाएगा, उससे टैक्स लेगा, सिंपल सी बात है। तू ले जाना जहां ले जाना है, हम मना क्यों करेंगे। अभी तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया। अब मान लो मैं किसी बच्चे को बार बार बोलूंगा, देख बेटा क्लास में बैठा हुआ है, बदमाशी मत कर। मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया, मैं बार बार बोलूंगा समझ जा समझ जा। नहीं आएगा तो क्या करेंगे, क्लास से बाहर निकल धो देंगे, है कि नहीं। पेरेंट्स को फोन करके बोलेंगे बेटा अब सुन ले जरा बात। तो टैरिफ बाद में चार्ज तो लगाया जा सकता है, उसके बेसिस पे तो काम हो ही सकता है ना। ठीक है, चलो। तो ये कहानी कौन सी थी बेटा, 9th नंबर। नोट कर लिया सबने। लिखिए बेटा 10th नंबर। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। भाई अगर किसी भी तरीके का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, कोई भी फॉर्मेलिटीज होगा, तो वो पूरा करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मेलिटीज पूरा करना भी एक तरीके का क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं है। तो लिख लीजिएगा इसमें बेटा, एनी काइंड ऑफ particular procedure and formalities, any kind of particular procedure and formalities। मंडे से फिर अपना रूम सही हो गया, आज सही हो गया है। हाँ, तो मैं भी हो सकता है आज ही ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि कल से वहीं बैठ जाना। ओके। यो उसकी गेट की चौड़ाई देखे होगे ना, बढ़ गई है अब, क्योंकि फायर लाइसेंस के लिए ना सब कुछ का रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। 5 फुट की गेट होनी चाहिए मिनिमम, गेट की चौड़ाई 5 फुट होनी चाहिए। इससे पहले जो हम लोगों का लगा हुआ था वो था 3.25 फीट का, इससे पहले जो था। तो देखे ना, तुड़वा के फिर चेंज करना पड़ा, लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है, हर बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं फायर के लिए। उसके बिना अलाउड नहीं है ना अब। और लक्ष्मी नगर में एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं जिसको फायर लाइसेंस मिला हुआ हो। ठीक है।
किसी के पास इतनी है ही नहीं भाई, हमारा तो अपना है, तोड़ फोड़ के जिधर मैंने उधर मैनेज कर लेते हैं। किसी का यहाँ अपना थोड़ी ना है। अगर किसी का अपना है भी तो उसका एक फ्लोर है, नीचे वाला देगा तोड़ने? नहीं देगा। हमारा जहां भी जाओ ऊपर से नीचे एक है, तोड़ जहां से टूटना जाए, है क्या? आप देखोगे जहां पे एंट्री करते हो ना, साइड में देखो ना, लोहा का भी सीढ़ी जैसा बना के लगा के, तो साइज जो है 8 इंच कम थी, तो 8 इंच का सीढ़ी लोहा वाला बनाया गया, तब वो पूरा हुआ है, तब वो काम चल रहा है। तो सारी चीजें बना करके कैंसिल कर दिया। ऊपर में 3 जो है 5-5 हजार लीटर की टंकी लगी हुई है, तो 15 हजार लीटर पानी कम होता है क्या? बोला नहीं, एक और 20 हजार लीटर होनी चाहिए, तब जाकर के मिलेगा। चलो, तो कल परसों में वो भी लग जाएगा। उसके बाद भाई इतनी चौड़ी सीढ़ी है, बोला ना, हर गेट के आगे एक वो वाला डोर लगाने के लिए, फायर जिस पे नहीं लिखा रहता है फायर इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी, तो जो मेन सीढ़ी होगा ना, एक एक तो चढ़ने वाला जैसे ये है, तो दूसरा जो सीढ़ी होगा उसके पास गेट लगाना पड़ेगा, फायर एग्जिट। अरे मैं दोनों सीढ़ी कूद जा जिधर से कूदना है, एक ही लगाना है, एग्जिट वाला एक ही। वहां पर सीढ़ी की दिक्कत है बेटा, वहां पे साइज नहीं है, इसी कारण से मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा, तभी तो उधर देखा होगा टॉप मार्ट नाम से चल रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास अभी आपको देखा होगा, जो सीढ़ी उसमें बनवाया हम लोगों ने, कभी टॉप मार्ट के अंदर जाना तो पता चल जाएगा। जो क्लासरूम होती थी ना बेटा, उसके बीच से ही तुड़वा के बनवाना पड़ा, तब क्लास कहाँ लूंगा, है कि नहीं? अच्छे बिना सीढ़ी के वो लाइसेंस भी नहीं मिलता, तो बड़ी मजबूरी में फंसे हुए थे, तो क्या करें, नोटिस भेज दिया था, और ज्यादा नहीं, 60 लाख का। तो भाई इससे अच्छा चलो अपनी दूसरी बिल्डिंग है, आराम से चल सकती है, काहे टेंशन ले भाई। और पहले तो नोटिस भेजा 60 लाख का, उस पर हम लोगों ने रिप्लाई दिया, तो दूसरा नोटिस भेजा सील करने का, कि या तो बंद कीजिए नहीं तो सील कर देंगे। हम लोगों ने बोला ले, कोचिंग चलता ही नहीं, आके चेक कर ले, तभी तो देखा होगा सारे बैच को यहाँ पे ले आए, छोटे छोटे को भी, नहीं तो चलाने में वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं था। हमारी तो सबसे मेन बिल्डिंग अगर देखा जाए तो प्राइम लोकेशन तो वही है, मेट्रो के जस्ट बगल में। लेकिन क्या करें, जब गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस है तो चल रहा है, झेल रहे हैं हम लोग भी। तो यही तो है बेटा हमारा, कोई एडिशनल चार्ज नहीं किया, लेकिन जो उसकी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के लिए अपने आप को क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शंस करना पड़ गया, ये नहीं करना पड़ गया। तो हम लोग भी क्या हो गए, चलो चल लेते हैं भाई, तो ये स्थिति हो गई है। तो यही हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर्स, अंतर क्या है? तो बेटा हम फालतू की बकैती थोड़ी नहीं कर रहे हैं चलो 11th नंबर लिखो बेटा। हाँ, इसमें इतना ही है कि जो अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसको मेंटेन करना, है कि नहीं? रूल्स ऑफ ऑरिजिन, बेटा ओ जनरल का एसी देखे हो? ओ जनरल का कंपनी का एसी जो आता है, ऐसे नाम उसका है आई जनरल, बट लिखी चूंकि ओ की तरह जाता है, बीच में आई लिखा रहता है, तो ओ जनरल लोग बोल देते हैं। वो यहां की तो एसी है ही नहीं, आता है सऊदी से, क्योंकि उसमें वहां पर गर्मी की ज्यादा वो मारामारी होती है, तो वो मिनिमम 50 डिग्री के टेम्परेचर के लिए बना होता है। लेकिन इंडिया में जो एसी अपने को मिलता है 44-45 के बाद में टैं बोल जाता है। अगर कोई बच्चे जैसे आप लोग तो पहले पढ़ चुके, तो वहां का देखा होगा, सेंट्रल एसी बार बार फेल हो जाता था, ये नहीं हो जाता है क्या? गर्मी में काम नहीं, क्योंकि वो 44 जैसे ही 42-43 से ऊपर गया एसी फेल। जबकि वहां पे सेंट्रल एसी, यहाँ तो छुटकू सा लगा हुआ है, वहां पे पूरा सेंट्रल एसी लगा हुआ है हमारे। लेकिन 44 जैसे ही हुआ, 42 से ऊपर गया टाइम, अब हर बार उसको करवाते रहो, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर साफ, मतलब सप्ताह में 2 बार तो उसको बंद होना ही होना था, ऐसी दिक्कतें आ जाती थी। तो मतलब जिस कंट्री से वो इंपोर्ट हम करेंगे, वहां का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसको हमको फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्या? तो रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब यही होता है। आप जो देखे थे, मैंने ऊपर में बोला था कि देखो लेबलिंग वगैरह लगा होता है, फूडिंग आइटम्स की भी बात करे थे
क्या उसी तरह की एसी वगैरह पे नहीं लगा रहता है क्या? आजकल आप लोग देखते होंगे कि गीजर वगैरह जो है ना बहुत ब्लास्ट करता है। लोग एक बार गीजर लगा लेते हैं, फिर समझते हैं हक अब कुछ करने की जरूरत नहीं, लग गया है आराम से। भाई सर्विसिंग हर चीजों की जरूरत है, उस पे सारा चीज लिखा रहता है। उसमें एक छोटा सा बॉल्व जैसा लगता है जिससे एयर कंप्रेस्ड होता है, ताकि जो गर्म ज्यादा हो तो उधर से निकल सके। लग ये छोटका सा नट है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कभी कभी लोग नहीं भी लगाते, नहीं लगाया आपको? अभी यूपी में कुछ दिन पहले हुआ था, शादी के तीसरे ही दिन लेडीज साफ। हाँ, क्योंकि वो गई आराम से गीजर ऑन करके नहाने के लिए, ब्लास्ट हुआ, पूरा जल गई साफ। तो जितनी अच्छी है उतनी खरी। तो भाई उस पर पूरा टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, लिखा रहता है। भाई जो ओरिजिन कंट्री मतलब जहां पर वो बन रहा है उस कंट्री के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको भी देखने की जरूरत आएगी या नहीं आएगी? तो चलिए लिख लेते हैं बेटा, इंपोर्टेंट प्रोसीड्यूरल obstacle occur in the home country for making available certification regarding origin of goods। कि भाई जिस भी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, जिस भी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, वहां की बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या बेटा? हाँ ले ना भाई, सही कर देता हूं। अब ठीक है। 3 विकेट नहीं, ये तो उसका है, साउथ अफ्रीका का। दो ही है, दो ही। नहीं मैंने साउथ अफ्रीका का देख लिया ना। क्या हुआ? नहीं, उसने कितना बनाया था, 473 ना, 474। इंडिया बनाएगी 440-45 के आसपास। यशस्वी जायसवाल देखो कितना रन मारेगा आज। आकाशदीप सेंचुरी मारेगा? अच्छा हुआ तुमने ये नहीं बोला बुमराह डबल सेंचुरी मारेगा। चलो हो गया यहाँ पे। तो जहां पर वो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, जहां पर वो बन रहा है, वहां का भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसको देखना पड़ेगा ना बेटा। वहां का जो कंडीशंस होगा, वहां की जो टर्म्स की बातें होंगी, उसको देखना पड़ेगा ना। तो वो चीजें हम लोग करते किसके अंतर्गत बेटा, रूल्स ऑफ ऑरिजिन। कि अगर मान लीजिए हमने बोला कि यहां पर एसी हम बना रहे हैं, ओ जनरल वाला, ठीक है बेटा। अब यहां पर ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। यहां से कहां पर आ रहा है बेटा? तो यहां के रूल्स को क्या करना होगा बेटा, यहां के टर्म्स एंड कंडीशन को हमें फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये इसी को कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां पर आप अस्तित्व में आए हो। तो ऊपर जो हमने ये लिखा ना बेटा, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या, बाधा। आपको इससे पहले भी लिखवा चुका हूं कि भाई जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी बात करते हैं। ओके, हो गया? बोलो बोलो। अब आएगा बेटा 12th नंबर, सेफ गार्ड मेजर्स।
हमें अपने बचाव का हक है या नहीं है? हमें अपने बचाव का हक है। अब मान लीजिए किसी कॉमोडिटी का हमारे यहां पर ना प्रोडक्शन अच्छा हुआ, मान लेते किसी अनाज का ही प्रोडक्शन हमारे यहां पे अच्छा हुआ। अब पहले हम इंपोर्ट कर लेते थे जब हमारे पास कमी थी। क्या करते हम लोग बेटा कि पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते थे जब उस कॉमोडिटी की क्या थी, हमें जरूरत थी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, पर्याप्त है। तो हम कुछ समय के लिए उसको रोक देंगे या नहीं रोक देंगे कि भाई अभी कुछ समय तक ये कॉमोडिटी हमारे यहां पर इंपोर्ट नहीं होगा। तो अगर कहीं पर टेम्पोररी होल्ड किया जाता है, टेम्पोररी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा सेफ गार्ड मेजर्स, कि अपने बचाव के लिए। अपनी भाई एक बता, हमारे पास ओवर सरप्लस तो है ही है, सरप्लस हमारे पास है ही, और कॉमोडिटी आ जाएगा तो मार्केट में मार्केट फेल्यूर होगा या नहीं होगा बेटा? एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भी मार्केट फेल्यूर के बारे में। मार्केट फेल करेगा ही नहीं करेगा भाई, ऑटोमेटिक है कि गुड्स ज्यादा होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम होगा, तो फिर हमारे लोगों को भी तो दिक्कतें आएंगी ना। हाँ जी मालिक, टेम्पोररी, कुछ एक समय के लिए। जैसे आज क्लास स्टार्ट हुई, मौसम सुहाना, दिल ना लगे, लेट हुआ क्लास या नहीं हुआ, घूम रहे थे, देख रहे थे, बच्चे काउंट कर रहे थे कितने हैं नहीं है, और फिर उसके बाद आराम से समोसे उमोसे खा के तब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करी। करी या नहीं करी? यही तो था सेफ गार्ड मेजर्स, कि देखें तब तक कुछ और आ जाए तो चलने का काम। तो टेम्पोररी हमने ऐसा तो नहीं बोला अच्छा है तुम लोग इतने, चलो छुट्टी है, जाओ 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 जाओ, आज क्लास नहीं होगी, ऐसा बोला क्या हमने? नहीं बोला ना। हमने क्या करा, अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए हमने होल्ड करा या नहीं करा, इसी को कहते हैं सेफ गार्ड मेजर्स। ओके, कि आ गया तो चलेगा काम, और आ गए कुछ चल रहा है काम। ओके, अब नहीं तो जैसे सुबह बारिश हो ही रही थी, मैथ्स वाले सर ने मना कर ही दिया कि नहीं आएंगे, तो चाहता तो मैं भी बोल देता कि चलो नहीं होगा। मैंने लॉ वाले सर को भी मैसेज किया हुआ था। अब मैंने सोचा बारिश से सर को भी क्यों तंग करे, तो इसलिए मैंने कॉल भी नहीं किया, कि आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं तो हूं। तो ये होता है सेफ गार्ड मेजर्स। ये क्या होगा, सेफ गार्ड मेजर्स। आ गए तो ठीक, नहीं तो कुछ समय के लिए होल्ड किया जा सकता। तो जहां पर टेम्पोररी बेस्ड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, क्या होगा, टेम्पोररी बेस्ड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, सेफ गार्ड मेजर्स के अंतर्गत आएगा। तो चलिए जरा इसी बात को यहां पर लिख लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट imports of a product temporarily, TEMPORARILY, कि जहां पर याद रखिएगा कुछ समय के लिए, क्या लिख रहे हैं यहां पर, कुछ समय के लिए। ऐसा भी हो सकता है आगे हम बोलते हैं अनिश्चितकालीन के लिए, तो उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, अल्प समय के लिए लगेगा, कुछ समय के लिए लगेगा, ज्यादा समय तक की बात हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया बेटा, सेफ गार्ड मेजर्स। देखो ना, ये फुटबॉल में ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लास्ट के कुछ समय अगर बाकी होगा तो क्या करता है, कभी देखते हो कि अटैकिंग मोड में खेलेगा ना भाई, अगर हमारी लीड है तो हम क्या करेंगे, आपस में ही उन चीजों को घुमाते रहेंगे, ले अभी हमें रिस्क उठाना ही नहीं है। तो रिस्क नहीं उठाना मतलब क्या, सेफ गार्ड में ना, तो वही चीजें यहां पर भी। ओके, और 13 नंबर था हमारा बेटा एम्बार्गोस। यहां पर हमने क्या लगाया था, टेम्पोररी ना बेटा, यहां पर लगा देंगे अनिश्चितकालीन के लिए। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद, कब तक, अगले आदेश तक। नहीं हो जाता, स्कूल में छुट्टी, अगले आदेश तक। हो सकता है एक दिन का ही हो सकता है 10 दिन का, या हो सकता है महीनों हो जाए।
कोरोना आज बंद है, कब तक? अभी शुरुआत के 22 दिन देखना, फिर देखते हैं, फिर 22 दिन देखना, देखते हैं, और देखते देखते पूरा साल गुजर गया, है कि नहीं? अगले साल जाके जून जुलाई के आसपास जो है थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ था, वो भी कब? आधा आधा बच्चों को, आधे को आज बुलाओ आधे को कल बुलाओ, तब ना काम चला था हमारा। तो इंपैक्ट हुआ था ही नहीं। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं लगाया गया यहां पर रिस्ट्रिक्शंस, अनिश्चित कालीन। हम लॉन्ग टर्म की भी बात नहीं, लॉन्ग टर्म में ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि यहां से लेकर वहां तक बंद है। अनिश्चित कालीन, वो 1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, महीनों का हो सकता है, सालों का भी हो सकता है। क्या लिखा हमने? टेम्पोररी बोल दिया कि अगले 2 महीने के लिए नहीं आएगा, छोटे समयों के लिए, कुछ समय के लिए, अगले 10 दिन हम नहीं कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, ये चीजें। जैसे एक वो बता ना, जब तूफान उफान आने वाला होता है तो बोल नहीं देता कि मछुआरों को अभी अगले 7 दिनों तक समुद्र में नहीं जाना है, तो टेम्पोररी लगा देने, ये थोड़ी ना बोला कि आज के बाद जाएगा तो टगड़िया तोड़ देंगे। लेकिन अगर ये बोल देगा अगले आदेश तक कोई भी समुद्र में नहीं जाएगा, युद्ध की संभावनाएं हैं, तो इसको कहेंगे एम्बर्गोस, कि जहां पर टाइम नहीं पता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितकालीन। ओके, तो लिख लेंगे बेटा एम्बर्गोस के अंतर्गत, इट इज ए टोटल बैन imposed by government on import or export of particular product for indefinite time। आ गया ना बेटा? क्या लिखा यहां पर हम लोगों ने? अनिश्चितकालीन। क्या हो गया हमारा? अनिश्चितकालीन। तो जहां पर अनिश्चितकालीन हो जाएगा वो हमारा किसके अंतर्गत बेटा? बताओ। एम्बर्गस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एम्बर्गस के अंतर्गत। हाँ, वो भी अनिश्चितकालीन होता है ना, अगले आदेश तक। तो कहीं पर भी अगर अनडेफिनेट टाइम के लिए अगर बंद कर देता है ना, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? एम्बर्गस के अंतर्गत। तो वो भी जो है आपको उसमें नहीं बता देता है, जैसे अगले 3 साल तक के लिए बोलते हैं, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड कर दिया ना, हाँ, तो वो इसमें एम्बर्गस में लिख सकते, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना। फिर तो हमने वहां पे टेम्पोररी लिखा, मतलब कुछ समय के लिए। तो जहां पर शॉर्ट टर्म हो, विद इन अ ईयर हो या 3 मंथ हो, 6 मंथ हो, वो चल जाएगा। लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर क्या हो गया? एम्बर। क्योंकि कोई भी डिसीजन होता है ना बेटा, वो 3 साल के लिए नहीं लिया जाता है, वो अनिश्चितकालीन लिया जाता है। ठीक है, या तो बोल देगा 1 आध महीने के लिए बंद है, या बोल देगा अगले आदेश तक के लिए बंद है। ठीक है ना? ओके, तो कर लेंगे यहां तक, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। अभी तक हम लोगों ने टोटल 31 टर्म्स को तो पढ़ लिया है, 4 और बाकी है। 15 मिनट में वो निपट जाएगा, फिर यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे। कौन बोल दिया? चलिए बेटा, अब लिखिएगा तीसरा ना, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। तो इस चैप्टर में 3 ही बातों को देखना था हमें, टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स और एक्सपोर्ट रिलेटेड। टैरिफ में 16 बातें, नॉन टैरिफ मेजर्स में 2 बातें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में 2 बातें, नॉन टेक्निकल में 13 बातें, और 4 बातें हम लोग किसमें पढ़ेंगे? एक्सपोर्ट रिलेटेड
मेजर्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बेटा? एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। तो सबसे पहला जो इसमें आएगा ना, कितनी बातें? 4 ही पढ़नी थी ना हमें। तो सबसे पहला जो आएगा वो है बेटा बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। भाई हमारे यहां पर किसी चीज की अभी दिक्कत है, कमी है, हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, बोल देगा सीधा गवर्नमेंट की इस चीजों का अभी जो है एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया ना, इंपोर्ट पे नहीं लगाया गया। किस पर लगाया गया है? एक्सपोर्ट। तो बैन का मतलब क्या हो गया बेटा? कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। तो लिखिएगा ड्यूरिंग द period of shortage, during the period of shortage, export of agricultural products may be prohibited to make them available for डोमेस्टिक कंजम्पशन। कि भाई अगर अभी किसी भी चीज की क्या है बेटा? शॉर्टेज है। अब मान लो किसी अनाज की बात करें, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो, तो अगर किसी भी अनाज की अभी शॉर्टेज है, तो उस केस में भाई हमें पहले अपने लोगों का तो पेट भरना है, तभी तो हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। या ऐसा थोड़ी ना होगा कि अरे कोई नहीं, हम भूखा रह लेंगे, तुम्हारा खाना जरूरी है, ले 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 जा। ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्ट कर देगी, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि भाई अभी इन चीजों का एक्सपोर्ट नहीं होगा। अभी इन चीजों को क्या होगा? एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिखा है बेटा? बैन। तो बैन का मतलब हो गया बेटा कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस। आसान शब्दों में समझने के लिए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट। ओके, या 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 दूसरा हमारा क्या है बेटवा? भाई एक बता, हमको लगता है कि इन चीजों को ना अभी रोकना चाहिए, तो टैक्स ना बढ़ा देते थे टैरिफवा में? तो टैरिफ में इंपोर्टवा पे टैक्स बढ़ाते थे, तो इसमें एक्सपोर्ट पे ना बढ़ा देंगे हम लोग? तो दूसरा लिख लो, एक्सपोर्ट टैक्सेज। हाय रे दादा, हमारा मुंह देखने से थोड़ी ना काम चलेगा। एक्सपोर्ट टैक्सेज। देखो मैंने बोला था टैरिफ का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पर होता है, बट बेसिकली हम लोग टैरिफ इंपोर्ट के ऊपर लगाते, इसलिए हमने वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी नाम दिया हुआ था। हाँ ठीक है। अभी देखो ना, जो तीसरा लिखेंगे ना वो स्पेसिफिक और चौथा एड वैलोरम ही लिखेंगे। टेंशन काहे ले रहे हो? बाकी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट परसेंटेज और पर यूनिट तो हो ही सकता है ना भाई। कि तुम मंगाते थे तो इतना लगेगा था, तो भेजने पे भी तो पर यूनिट लग सकता है, भेजने पे भी तो परसेंटेज लग सकता है ना। तो एक्सपोर्ट टैक्सेज, तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी ड्यूटीज लगाई जाएगी, एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी ड्यूटीज लगाई जाएगी वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? एक्सपोर्ट टैक्सेस के अंतर्गत आएगा ही नहीं आएगा? तो चलिए लिख लीजिएगा जरा, एक्सपोर्ट टैक्स इज अ टैक्स collected on
exported goods and may be specific or ad valorem। आगे ना बेटा, तो मैं इसको स्पेसिफिक और एड वैलोरम को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फिर दो बढ़ जाएंगे ना, तो दोबारा लिखने से कोई फायदा तो नहीं है ना। स्पेसिफिक आप जानते ही हैं कि अगर पर बेचने पे पर यूनिट, कि अगर आउटसाइड जा रहा है और पर यूनिट हम चार्ज कर रहे हैं तो क्या हो गया स्पेसिफिक, और अगर टोटल वैल्यू पे चार्ज कर रहे हैं तो एड वैलोरम। अगर भेजने पे हम लोग पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक, और टोटल वैल्यू पे चार्ज कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, ही नहीं हो सकता। तो इसके दो अंतर्गत दो पार्ट्स लिखना कोई जरूरी तो नहीं है ना, तो यहीं पर समझा के छोड़ देता हूं क्योंकि वहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इन चीजों को। तीसरा बेटा, कुछ सब्सिडीज वगैरह भी होता है क्या? भाई मान लो हमारे यहां पे कोई भी चीज ज्यादा बन गई है, अब हम कुछ सोचेंगे कि भाई इसको अगर बाहर बेच दिया जाए तो कुछ ज्यादा माल कमाया जा सके, लेकिन गवर्नमेंट अगर टैक्स वसूलेगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, हमें फायदा क्या मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भेज जितना भेज सकता है तो भेजो यार, लो 20% टैक्स लेते थे 10 ही देना, जाओ एंजॉय करो तुम भी, 10% मेरी तरफ से सब्सिडी है, इंसेंटिव है। हो सकता ही नहीं हो सकता। तो तीसरा हमारा वही हो जाएगा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड incentives। export subsidies and incentives। तो देखो बेटा, मान लो एक चिरौंदी लाल है कोई चिरौंदी लाल, अब वो आराम से इंडिया में बैठा हुआ है, उसने सोचा कि हम बाहर से सामान मंगाएं, यहां पर उसको मैन्युफैक्चर करें और फिर हम बाहर बेच दें। गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बाहर से रॉ मटेरियल को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, यहां पर प्रोडक्ट बना लिया, और सरकार को बोलती है मैं बाहर बेच लूं, तो सरकार खुश हो जाएगा ही नहीं, भाई बेचारा बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाया, यहां पर रोजगार तो दे रहा है, फायदा तो दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, हाँ कोई बात नहीं तुम बेचो, तुम्हें इसके लिए क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिल जाएगा, तुम्हें इसके लिए क्या मिल जाएगा, सब्सिडी, कि भाई औरों को मैं 20% चार्ज करता हूं, तुम पे हम क्या करेंगे 10% चार्ज करेंगे, तो इसके लिए तो 10% का प्रॉफिट हो गया, ये नहीं हो गया बेटा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक्सपोर्ट सब्सिडी। किसके ऊपर मिल रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना ड्यूटी ड्रॉबैक, कि भाई कोई भी टैक्स लगा रहे थे उसको वापस ले लेना, तो ये सब भी हमारा क्या होगा, इंसेंटिव होगा, ये नहीं होगा। तो चलिए पहले एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, और इसमें कुछ और लिखने की जरूरत है कि नहीं। यहां से हमने क्या बोला, क्या कर लेगा वो, इंपोर्ट कर लेगा किसी भी रॉ मटेरियल वगैरह का। अब इंपोर्ट कहां पर हुआ बेटा, इंडिया में। अब इंडिया में उसने क्या करा, मैन्युफैक्चर्ड किया, और फिर यहां से क्या कर दिया इसने, एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहां पर गवर्नमेंट इससे क्या लेगी, टैक्स लेगी या नहीं लेगी। जब उसने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया था तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, टैक्स लेगी, और जब इसने एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट इसको क्या दे देगी, सब्सिडीज दे देगी। यही हमारा होता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स। क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज और इंसेंटिव। ओके, तो एग्जांपल में लिख लेना, ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यूटी फ्री एसेस टू इंपोर्टेड कंपोनेंट्स, यही हमने लिखा है ना बेटा। तो जहां कहीं भी आपको लगे कि सरकार हमें एक्सपोर्ट करने के ऊपर क्या दे रही है बेटा, इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडीज दे रही है,
तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो इसी को किस नाम से जानेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट सब्सिडीज के नाम से जानेंगे। अलग भी हो सकता है किसी भी तरीके का, ठीक है। मान लो जिस टाइम में हमने तुम इंपोर्ट किए थे तो तुमसे 5% लिया था, और जाते समय तुम्हें 10% का भी डिस्काउंट मिल रहा, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो ज्यादा लग रहा होगा चार्ज। तो इस तरीके कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, समझ में आ रहा, बताइए ना, पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए। अब तुम लोग कहते तो मान ही लेते हैं, नहीं तो मानने की इच्छा तो थी नहीं। तो लिखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट कहता है बेटा, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, VER, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है बेटा, बीच में अचानक से काम पूरा नहीं हुआ था, भाई रिटायरमेंट तुम्हारा 60 साल में है, तुम 50 में ही बोल दे कि नहीं हमको रिटायरमेंट चाहिए, तो वॉलेंटरी कहते हैं ना कि बीच में ही रिटायरमेंट ले लेना। तो इसी तरीके से बीच में ही कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट हो सकता है, तो पहले लिख लो फिर आराम से समझ लेते हैं। लिखिएगा बेटा, तो मैं वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट ना लिख करके सीधा VER लिख दूंगा तो समझ जाओगे ना। तो लिखिएगा बेटा, VER is type of informal quota administered by exporting country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported out of the country during a specified period of time। भाई कोई काम चल रहा है और अचानक से वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, अचानक से वो भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, अब किसी कारण बस अचानक से बोल दिया कि कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिस तरह वॉलंटरी वाला ऊपर में हमने करा था, है कि नहीं। तो उसी तरीके से अब क्या हो, एक्सपोर्ट पे पहले तो हमने इंपोर्ट पे रोक लगाया था, है कि नहीं, उसमें दोनों बोला था, कुछ समय के लिए भी बोला था हम लोगों ने, और एम्बर्गस में हमने अनलिमिटेड टाइम के लिए बोल देते, इंडेफिनिट टाइम के लिए। लेकिन अब एक्सपोर्ट के ऊपर भी वो बाधाएं आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट के अंतर्गत आएगा। ओके, दो तीन चीजें इसमें नोट करके अब लिख लीजिएगा, जो नया बुक में दे रखा है तो उसकी बातें, इसमें किसी भी कमोडिटी के ऊपर हो सकता है बेटा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। अचानक से अगर हम डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अभी कुछ समय के लिए एक्सपोर्ट रोक दो या अनिश्चितकालीन के लिए रोक दो या ये प्रोडक्ट नहीं जाएगा, तो ये सब हमारा किस में आएगा, VER के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा बेटा नोट, कहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ मॉरिशस on 1st April
2021। मॉरिशस के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ था बेटा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो टैक्स। कब हुआ था ये? क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो क्या बोलोगे? 1 अप्रैल 2021 को। मॉरिशस। हाँ, MAURITITIUS होगा, यहां पे आई लगा देना 2 बार। TITIUS है लास्ट में, मॉरिशस। हमें कौन सा वर्ड को देखना है? हमें तो गोला ही लगाना है क्या? फिर कहते बेटा कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा, CEPA, comprehensive economic partnership agreement with UAE on 18th February 2022 कि यूएई के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। कब? 18 फरवरी 2022। ये डेट वगैरह पूछा जा सकता है, इसलिए ये लिखवा भी रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सेपा जो है किस कंट्री के साथ हुआ था? यूएई के साथ। कब हुआ था? 18 फरवरी 2022 को हुआ था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ कब हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 2021 को हुआ था। ठीक है, या ऐसे पूछ देगा 1 अप्रैल 2021 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया गया था? मॉरिशस के साथ किया गया था। एंड लास्ट वन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड with Australia on 2 April 2022। इसको चाहो तो यहां ट्रेड के बाद एग्रीमेंट भी लिख सकते हो, और इसका नाम हो जाएगा बेटा ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। ठीक है, विथ ऑस्ट्रेलिया ऑन 2 अप्रैल 2022। तभी तो लिखवाना पड़ रहा है ना। तो इसलिए ये तीनों नोट्स याद रखना कि अगर डेट पूछ दे या किसके साथ हुआ ये पूछ दे तो आप उसको कर सकते हैं। इस यूनिट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बाकी जो भी है वो सब मोह माया है। इतना अगर कर लेंगे तो 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी बज रहा है बेटा 11:02। मैं आपको 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एक बार जितना मैंने इस यूनिट में लिखवाया है एक बार ओरली थ्रो कर लो, ताकि अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, तब मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूं। ब्रेक का है का मैंने पहले क्या बोला था? शुरुआत ही तो लेट से हुआ था ना आज, ऐसे ना करो। एक ही बार ब्रेक आधा घंटा लूं, फिर आधा घंटा पढ़ाऊं, उससे अच्छा आधा घंटा और पढ़ा के छोड़ दूं। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, शुक्रवार है ना, दिन अच्छा है। चलो जल्दी से करो। व्यापार को बढ़ावा देना बेटा, आपस में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, समझ गए ना, ताकि रूल्स को और इजी बनाया जा सके। रूल्स इजी बनेगा तो क्या होगा? ट्रेड ज्यादा होगा। अब मान लो मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो टैक्स वैक्स का लेना देना ही नहीं है, टेंशन फ्री होकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए होता है। हाँ,
आ जाना। ऑनलाइन वालों आप लोग भी एक बार पूरा यूनिट्स को देख लो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछो, फिर मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूंगा। हमने बताया था कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है एशियन कंट्रीज के ऊपर लागू होता है। एशियन का फुल फॉर्म क्या बताया था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो उसमें क्या हुआ था कि जो एशियन कंट्रीज था, जो हमारा इंडोनेशिया वगैरह है, ये सब जो है जो भी साउथ ईस्ट में आता है, तो उसके गवर्नमेंट ने उसको बोला कि हम तुमको ना 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं एक्सपोर्ट करने के ऊपर। मतलब एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल रहा है उसकी कंट्री में। अब अगर उसको 10% का अगर मिलेगा तो वो तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है, उसको तो टैक्स बच रहा है। लेकिन हमारे यहां के लिए नुकसान रहेगा, ये नहीं रहेगा बेटा। हमारे यहां के लिए क्या होगा? नुकसान। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सुन, तू वहां के डिस्काउंट का ना फायदा उठा रहा है, जितना तुझे वहां डिस्काउंट मिल रहा है उतना यहां पर हम टैक्स लेंगे तुमसे। तो तुम्हारी जो इंसेंटिव्स था, उसका जो तुम मजा उठा रहे थे, उसको खत्म करने के लिए हमने ये टैक्स लगाए। इसको कहते हैं काउंटर वेलिंग टैक्स। हाँ, कि तुम्हारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव को हम इंपोर्ट ड्यूटीज से क्या कर देंगे? राइट ऑफ करवा देंगे। ओके। अब ऐश्वर्या समझ में आया? अभी काउंटर वेलिंग ही बताया बेटा। बेटा फाइनेंशियल मेजर्स में हमने ये बताया था कि तुम प्रोडक्शन करने के लिए गए, गवर्नमेंट ने बोला कि देख भाई, तुझे कम से कम 3 महीने का जो है सरप्लस रखना पड़ेगा। तो अब 3 महीने का सरप्लस रखने के लिए उतना स्टॉक भी तो होना चाहिए ना। तो रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे पास आ गई नहीं। तुम तो यहाँ पे सोच रहे थे कि डेली कुआं खोदेंगे, डेली पानी भरेंगे, है कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया पहले ही 5 कुआं खोद के रख, तो दिक्कतें आएंगी ना। तो फाइनेंशियल मेजर में गवर्नमेंट क्या करती है? रिस्ट्रिक्शन ये लगा देती है कि आपको रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया। और बताओ। एसपीएस में हमने ये बोला था कि अगर हम बाहर से कोई भी फूड आइटम मंगाते हैं, और फूड आइटम हम मंगा रहे हैं तो अपने यहां के लोगों के लिए मंगा रहे हैं, लेकिन अगर जिस कंट्री से हम मंगा रहे हैं वहां पर किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, जिसके कारण उस प्रोडक्ट के द्वारा हमारे लोगों पे, हमारे यहाँ के जानवरों पे, हमारे पर्यावरण के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा होगा, तो क्या हम इंपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं एसपीएस। ये फूड आइटम पे है, जबकि टीबीडी में हमने बोला था फूड एंड नॉन फूड दोनों आइटम्स हो जाएगा। ठीक है, एसपीएस में सिर्फ फूड आइटम, और टीबीटी में फूड और नॉन फूड दोनों आइटम्स की बात करें। और बताइए।
आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से एक बार देख लो। 8 मिनट के बदले 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, यही लगेगा ना। हमें कौन सी खेती करने जानी है अभी। बेटा उसमें ये है कि अगर बीच में ही मान लो ट्रांजेक्शन हम लोगों के बीच में चल ही रहा था और अचानक से किसी कारण बस रोक दिया जाए, तो वो वीईआर के अंतर्गत आ जाएगा। इतना ही याद रखना, उससे ज्यादा कुछ और मत याद रखना। नहीं बेटा, मिलता जुलता है, सेम नहीं है। एक में गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम इसी लोगों से खरीदेंगे, तो वो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के अंतर्गत आ गया। लेकिन कंपटीशन में क्या है कि कुछ ग्रुप्स को ही वो ऑर्डर दिया गया है कि आप ही इंपोर्ट कर सकते हो और कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। क्या नाम में ही क्या लगा हुआ है बेटा, कि तुमको हम मिनिमम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इससे कम में नहीं आना चाहिए, तो प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है। हो गया। और किसी को कोई दिक्कत। चलिए, तो ये तो कहानी थी हमारी यूनिट नंबर 2 की। अब आते हैं बेटा हम लोग यूनिट नंबर 3 के ऊपर। किसकी बात करेंगे हम लोग, यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग दीजिएगा, चैप्टर 9 यूनिट 3।
ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड नेगोशिएशंस। अब ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, इसमें बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत 3 बातों के बारे में ही पढ़ने की जरूरत है। 3 ही बातों को देखना है। सबसे पहला आरटीए, अभी आगे नीचे इसका फुल फॉर्म भी लिखाएंगे, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। फिर इसमें पढ़ेंगे बेटा हम लोग गेट के बारे में, GATT। और तीसरा पढ़ेंगे बेटा WTO, इसका तो नाम सुना ही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस यूनिट के अंतर्गत इसी 3 के बारे में हम लोगों को देखने की जरूरत है, RTA, GATT और WTO। तो पहले RTA के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे GATT के बारे में पढ़ेंगे, फिर GATT कैसे खत्म हुआ और WTO का जन्म हुआ उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसी ऑर्डर में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या है हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है हमारा, थर्ड है। तो थर्ड यूनिट में 3 बातें। इसमें कुछ चीजों के बारे में आपको हो सकता है मैं बोल दूंगा कि एक बार ICI के मॉड्यूल को भी रीड करना पड़ जाए, बोल सकता हूं, ऐसा बोलूंगा नहीं बट बोल सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक्स की बात करें, RTA, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, RTA के बारे में बात करते हैं। तो अगर RTA के बारे में बात करें तो RTA में आखिर होता क्या है, किस तरीके की बात है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो लिखिएगा बेटा RTA में, RTAs are defined as grouping of countries which are formed with the objective of reducing barriers to trade between members countries। कि अगर सबसे पहले हम RTA की बात कर रहे हैं तो RTA में क्या कहता है कि वो ग्रुप ऑफ कंट्री, क्या है बेटा, ये एक तरीके का क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव या इस ऑब्जेक्टिव या इस पर्पस से बनाया जाता है ताकि आपस में जो भी हम लोग मित्र देश हैं, जो भी हम लोग कंट्रीज हैं, उस ग्रुप के अंतर्गत जो भी सदस्य हैं, जैसे MFN में बताया था हमने, तो उसमें तो WTO का सदस्य बताया था, इसमें हम ऐसा नहीं कह रहे कि WTO का सदस्य, कि ये जो RTA बनेगा इसके अंतर्गत जो भी उस ग्रुप के अंतर्गत कंट्रीज है वो आपस में जो ट्रेड करेगा, वहां पर जो बैरियर्स हैं, वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पर जो डिफिकल्टीज है, उसको क्या किया जाएगा बेटा, कम करने की बात करेगा। क्या करेगा, उसको कम करने की बात करेगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ RTA क्या है, तो RTA एक ऐसा कंट्रीज का ग्रुप है जो आपस में जो ट्रेड करेगा, जो ग्रुप कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगा, उसकी बैरियर्स को कम करने की बात करेगा। ओके, कहता है एज ऑन 1 फरवरी 2021 339 RTA were
इन फोर्स। कितने आरटीए थे बेटा? 339 ऐसे ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे? 339 ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे। अब जैसे हो सकता है अमेरिका, रसिया, इंडिया इसका एक संगठन हो, उसी तरह इंडिया, चाइना, ब्रिटेन इसका भी तो ग्रुप बन सकता ही नहीं बन सकता। तो ये ग्रुप अलग अलग बन सकते। तो टोटल कितने आरटीए थे बेटा 1 फरवरी 2021 के अकॉर्डिंग? 339। तो अब इसमें मतलब समझ गए ना क्या है कि भाई जो भी अलग अलग कंट्री है, मान लो ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये है, ये है, ये है, ये सब आपस में क्या करेगा? ट्रेड करेगा, ये नहीं करेगा? सभी आपस में क्या कर रहा होगा? ट्रेड कर रहा होगा एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वाले लाइन है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा बैरियर्स। क्या कहते हैं इसको? बैरियर्स। इस बैरियर्स को क्या किया जाएगा बेटा? खत्म करने वाली बात आएगी, कम करने वाली बात आएगी। तो जो भी ये ग्रुप मेंबर्स हैं, इसके बीच की जो बैरियर्स है, जो ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को कम करना या खत्म करने का काम कौन करेगा बेटा? आरटीए के अंतर्गत करेंगे, डब्ल्यूटीओ करेंगे। कौन करेगा? अच्छा, अभी एमएफएन पढ़े हो ना, तो ज्यादा दिमाग में अभी एमएफएन, क्योंकि ग्रुपिंग की बात तो वहीं पे करी थी। तो अब यहां पे 3 ऐसी लिए तो अलग अलग बातें हो गई है। तो कौन काम करेगा बेटा? वो आरटीए करेगा। तो आरटीए में हमेशा याद रखिएगा कि वो ग्रुप्स ऑफ कंट्री जो आपस के ग्रुप मेंबर्स के लिए जो भी ट्रेड का रिस्ट्रिक्शंस होगा, उस ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस को क्या करेगा बेटा? कम करेगा। वही हमारा यहां पर बात आएगी, उसी बात को यहां पर देखेंगे। हाँ, एक तरीके से वो भी एक आरटीए, क्योंकि ग्रुप ऑफ मेंबर्स तो है, तो वो भी एक आरटीए की तरह है। ठीक है, चल। अब है कि अगर आरटीए है तो इसके कुछ ना कुछ टाइप्स भी होंगे। तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ आरटीए। अब यहां पर मैं कंफ्यूज करता हुआ बढ़ूंगा आगे। अभी शुरू में 2-3 में तो कंफ्यूज नहीं होंगे, चौथे के बाद से कंफ्यूज होना शुरू होंगे, क्योंकि सबका नाम ना मिलता जुलता होगा, हरकतें मिलती जुलती होंगी, तो लगेगा सब एक ही है। आपको वो नहीं ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ नाम और काम ध्यान में रखना है उसका। ठीक है, क्या हुआ रे? अच्छा, ओके। 3 तक पहले पढ़ो ना, 3 तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टाइप्स ऑफ आरटीए, चलिए सबसे पहला टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बेटा, एक तरफा प्यार। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब सिंगल, तो यहां पर भी होता है बेटा एक तरफा प्यार वाले। भाई जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो क्या करता है कि जो डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड इकोनॉमी देखता है कि आहा बेचारा अभी बहुत परेशान है, तो क्या कहता है कि सुन, तू गुड्स बना, टेंशन ना ले, तेरा सारा सामान मैं खरीदेगा, मैं। अब उसको थोड़ा सा हिम्मत आएगा ही नहीं आएगा? हाँ, हम बनाएंगे, क्योंकि हमें खरीदने के लिए कोई ना कोई। अब वो किसके पर्पस से कर रहा है? मदद के पर्पस से कर रहा है, ये नहीं कर रहा है बेटा? तो एक तरफा मदद ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो जब यूनि है तो बाई भी तो हो ही सकता है एक दूजे के लिए, है कि नहीं? अभी तो बेटा तुम ही सिर्फ नजर डाल रहे हो, क्या पता सामने वाले का भी नजर पड़ जाए आपके ऊपर। तो यूनि से बाई भी तो कन्वर्ट हो सकता है ना बेटा? है बाबा से पंगा, डोंट मारिंग कमेंट, हमारा खतरनाक कमेंट होता है फिर। चल, तो लिखिएगा बेटा, अंडर दिस एन इंपोर्टिंग कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री यहां पर कौन होगा बेटा? डेवलप्ड इकोनॉमी होगा। गौर से सुन लो, यहां पर इंपोर्टिंग कंट्री कौन होगा?
डेवलप्ड, क्योंकि वो मदद करेगा ना, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है मदद कौन करेगा, वो करेगा। तो अंडर दिस एन इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर्स ट्रेड इंसेंटिव्स in order to encourage the exporting countries। तो देख रहे हैं गौर से क्या हुआ, इंपोर्टिंग कंट्री क्या करेगा बेटा, ऑफर करेगा क्या, ट्रेड इंसेंटिव्स, किसको, एक्सपोर्टिंग कंट्री को, ताकि वो क्या हो सके बेटा, हौसला अफजाई। जैसे कभी कभी आप लोग पढ़ते हो, कुछ क्वेश्चन करते हो तो कहते हैं ना, वाह बेटा बहुत बढ़िया है। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम भी आके मेरा पीठ ठोक दो, वाह बेटा बढ़िया पढ़ाया है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। यहां पर कौन सा एग्रीमेंट है, यूनिलेटरल ना। यहां पर कौन सा चल रहा है, यूनिलेटरल, कि भाई मैं आपका पीठ ठोक के शाबाशी दूंगा कि वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको और प्रोत्साहन होगा ना कि हम और काम करें और अच्छे से क्वेश्चन करें। तो ये होता है यूनिलेटरल, कि जहां पर एक डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी को प्रोत्साहित करे, है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा पिछले मैच में कि जब आकाशदीप ने कट मारा था और चौका मारा था, तो सबने क्या हौसला अफजाई करा, अब उसको लगा अब तो शहंशाह मैं बन गया, अगला बॉल पे छक्का। तो इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, यस यू कैन डू इट। तो जहां पर ये प्रोत्साहन की बात आएगी, जहां पर इनकरेज किया जाएगा, तो कौन करेगा, डेवलप इकोनॉमी करेगा, जो अंडर डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, कि तुम करो ये काम, तुम्हारे साथ हम करेंगे, हम तुमसे खरीदेंगे। समझ गया। तो यहां पर इंपोर्टिंग कंट्री कौन होगा, डेवलप्ड इकोनॉमी। इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, डेवलप्ड इकोनॉमी है डेवलप्ड कंट्री, और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन होगा बेटा, डेवलपिंग या अनडेवलप्ड इकोनॉमी। समझ जाओगे ना बेटा। तो एग्जांपल समझ में आया ना कि कहना क्या चाहता हूं मैं, ओके। तो चलिए जरा एग्जांपल भी तो एक बार थोड़ा सा छोटू सा ग्राफ बना के देख ही लिया जाए। ये हो गया बेटा एक्सपोर्टिंग कंट्री, अब ये क्या हुआ, छोटे छोटे गुड्स बना रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। इस गुड्स को यहां पर क्या किया गया बेटा, इंपोर्ट किया गया, तो इंपोर्टिंग कंट्री। तो ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट, क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। ये जो एक्सपोर्टिंग है ये हमारा कौन सा होगा, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट कौन करेगा, अनडेवलप्ड ना, तभी तो प्रोत्साहन मिलेगा। डेवलप्ड को कौन सा प्रोत्साहन मिलेगा, अनडेवलप्ड कंट्री। और ये क्या होगा बेटा, डेवलप्ड कंट्री। ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग। और ये जो काम हो रहा है ना बेटा, इसी को कहते हैं जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज। वरीयता दिया गया या नहीं दिया गया बेटा, भाई यहां पर जो हमारी अनडेवलप्ड इकोनॉमी है उसको प्रोत्साहन दिया गया या नहीं दिया गया, उसको वरीयता दी गई या नहीं दी गई, उसको बताया गया या नहीं बताया गया। ओके। तो ये बातें हम लोग क्या करते हैं यहां पर करके देखते हैं। तो अब जीएसपी का मतलब लिख लीजिएगा बेटा, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। यहां तो क्या हो गया, प्रेफरेंस दिया गया कि तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो लिखिएगा इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट by eliminating duties on
वेरियस प्रोडक्ट, कि भाई जो टैरिफ वगैरह चार्ज कर रहे थे उस सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तेरे लिए किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, तू बना, हम खरीदेंगे, तुझे अलग से क्या मिल रहा है, प्रीफरेंस दे रहा है। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस। तो ये जो यूनिलेटरल होता है इसी में क्या होगा बेटा, जीएसपी होगा। ओके, पर सिर्फ यूनिलेटरल से तो काम नहीं चलेगा, बायलेटरल का भी तो काम देखना पड़ेगा ना बेटा। तो पहले ये टेप लिया सबने, हाँ लेबर एविडेंट होगा ना वो, तभी तो काम कर पाएगा ना। अभी तो डेवलप तो है नहीं कि उतना कैपिटल वगैरह होगा, है कि नहीं। तो अभी क्या है, लेबर एविडेंट है वो, और एविडेंट का मतलब बताया था जो हमारे लिए फेवरेबल होता है। ओके, चलिए, तो ये हमारी कौन सी थी बेटा, पहली कहानी, यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए जरा आप दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी कहानी को हम लोग देखते हैं यहां पर, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट लिख लो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, जब दोनों तरफ से है तो क्या मदद है कि नहीं। दो लाइन खाली लिख के खत्म कर लो, ग्रुप बना दिया, ठीक है, संगठन बना दिया, आपस में लेन देन करो, टेंशन फ्री रहो, है कि नहीं। वो एमएफएन वाला जो था वो सब क्या था, आप हाँ आपस में ब्लॉक बना लेना, ब्लॉक का मतलब ये होता है ग्रुपिंग, ठीक है। तो लिखिएगा, एग्रीमेंट दैट सेट रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज लिखा है, कंट्रीज का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा होना। जब तक मेरा दिल करेगा तब तक क्लास चलेगा। नहीं, बच्चे ने पूछा कि सर क्लास कब तक चलेगा। हाँ, 11:30 तो बजा है अभी, नहीं 12 तो कम से कम चलना चाहिए ना, तभी तो लगे कि तुम लोग की भाई इतनी मेहनत से बारिश में भीगते हुए आए हो, तो टाइम बर्बाद ना हुआ हो, कुछ तो फायदा लेके जाओ, है कि नहीं। तो लिखिएगा, तो बिटवीन कंट्रीज का मतलब क्या होगा बेटा, एक से ज्यादा कंट्रीज, टू ब्लॉक्स, BLOCS, के मत लिख देना बेटा, उस ब्लॉक का मतलब होता है खंड, और इस ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, CS ब्लॉक्स, और किसी कंट्री और किसी ब्लॉक के बीच में, किसी कंट्री और किसी ब्लॉक के बीच में, ये भी काम चल सकता है। तो और ए ब्लॉक एंड ए कंट्री, अरमान बोल रहा है नो सर, ज्यादा ज्यादा पढ़ाई फेस टू फेस को समोसा खाया है। नहीं था तो बेटा तुम्हारे लिए, तुम नहीं आए, मैंने तो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा था ना भाई, जो आएगा वो पाएगा। हमारे पप्पू भाई आए पर पा नहीं पाए, क्योंकि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। देर आए दुरुस्त आए, हमारे लिए दुरुस्त आए, उनके लिए तो साफ हो जाए। हमारे लिए तो 12.5 रुपीज का नेट प्रॉफिट है, एक और आता तो हमारा 12.5 रुपए का खर्च आता। ओहो, तो क्या हो गया बेटा कि जहां पर ब्लॉक्स के बीच में या कंट्रीज के बीच में या एक ब्लॉक और एक कंट्री के बीच में क्या हो, ट्रांजैक्शंस हो, एग्रीमेंट हो, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, BTA के अंतर्गत आएगा, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। कि दोनों हाथों से, एक हाथ से ताली थोड़े ना बजे है, कैसे बजे, दोनों हाथ से, तो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट आएगा। ओके, मजा फिर भी नहीं आएगा। चलो तीसरा देखते हैं,
जहां से इस टॉपिक के कहानी की शुरुआत होती है बेटवा। अब यहां से जितने पढ़ेंगे ना वो सब ओरिजिनल मजा देगा। तीसरा जी, रीजनल प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। रीजनल प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मंडे को हमारे लिए जरूर। हाँ, दुकान में बनेगा, पैसे आपके, समोसे का। ज्योता दीदी बोली हैं कि मंडे को हमारे लिए जरूर। हाँ, आपके लिए मंगवा देंगे, पैसे आप दे देना, हमें कौन सा ऐतराज है। बेटा मैं तो हमेशा मौके की तलाश में रहता हूँ कि किस दिन क्लास में बच्चे कम होगा, जिस दिन कम होगा समोसे आ जाएंगे। क्या है? यही हमारा शुरू से टारगेट यही रहा है। भाई इकोनॉमिक्स के टीचर हैं तो कॉस्ट बेनिफिट तो देखेंगे ना अपना। अब देखो, अगर 20 बच्चे होते तो 20 समोसे लगते हैं, और 20 में क्या हुआ, क्लास में भी हो गया और बाहर स्टाफ भी हमारा खा लिया, डबल बोनस, मैंने भी खाया। चल, तो क्या आ गया बेटा हमारा, रीजनल प्रिफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। तो लिखिएगा बेटा, एग्रीमेंट्स among a group of countries to reduce trade barriers on a reciprocal and preferential basis only for the members of group. Agreements among a group of countries to reduce trade barriers on a reciprocal and preferential basis only for the members of group. भाई दोनों तरफ से ना, काम कहां से चलेगा, दोनों तरफ से। मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, तुम मुझे डिस्काउंट दोगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा हमारा, इसी का एग्जाम्पल है बेटा जीएसटीपी, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रिफरेंसेज। ग्लोबल सिस्टम ऑफ, हर जगह पूरे विश्व में आज यही तो चल रहा है बेटा। पूरे विश्व में क्या चल रहा है, यही चल रहा है ना। आपको मैंने टैरिफ वाले में प्रेफरेंशियल बताया था, उसमें हमने सिर्फ 2 की बात करी थी, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो उसकी बात करते हैं। हाँ, ये बात सही बोले, संडे को अपनी क्लास अपने आप के लिए रख के फिर बोलूंगा आज अपने आप को समोसा पार्टी। ऐश्वर्या दीदी भी कमेंट मारती है। 4th नंबर लिखो बेटवा, ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं नहीं, सारे आपस में जो करते हैं पूरा। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, विश्व, पूरे विश्व भर के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ लिखिएगा बेटा इसमें, ग्रुप ऑफ ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, क्या हुआ, अच्छा ये
अरे मतलब है तो ब्लॉक्स वगैरह के बीच में, लेकिन चलता पूरे विश्व भर में। तो लिखिएगा ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट between themselves and may apply a common external tariff to other countries. Group of countries that have free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other country. कि भाई आपस में वो किन चीजों को बढ़ावा देगा बेटा? फ्री ट्रेड को बढ़ावा देगा। आपस में किसको बढ़ावा देगा? फ्री ट्रेड को। लेकिन बाहरी जो है उसके लिए कॉमन टैरिफ चार्ज करेगा, नहीं चार्ज करेगा? तो आप देखो ये हमारा क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मतलब हमने क्या बोला था, समूह ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया। आपस में हम किसी से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड किसी भी प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं। हम आपस में क्या कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, या एक नॉमिनल जो भी तय होगा उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात करी जाएगी, एक्सपोर्ट को देखा जाएगा, तो इस पर क्या होगा बेटा, एक कॉमन टैरिफ चार्ज किया जाएगा। क्या होगा, एक कॉमन टैरिफ चार्ज किया गया कि भाई चाहे तुम करो, जैसे ए बी सी डी ई एफ कोई भी ले लिया हमने कंट्री, तो चाहे एक ट्रांजेक्शन करे, या ए एक्सपोर्ट करे, बी एक्सपोर्ट करे, सी एक्सपोर्ट करे, डी करे, या जो भी करे, सबका एक रेट तय होगा। उसी के बेसिस पर वो क्या करेगा बेटा, ट्रेड को बढ़ावा देगा, ट्रेड को दिखाएगा। तो ये बातें भी आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, तो ब्लॉक में क्या हो गया कि आपस में हम किन चीजों को बढ़ावा देंगे, फ्री ट्रेड को। आपस में किन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, फ्री ट्रेड को। लेकिन बाहर वालों के लिए जब हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक कॉमन टैरिफ चार्ज करेगा। टैरिफ का मतलब समझते हो ना बेटा, पूरा का पूरा टॉपिक ही हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या हुआ, नहीं तो हमने जब पहले ही क्या लिख दिया, में अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। ओके, कर लोगे यहां तक कहानी, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख करके आप लोगों को फ्री करते हैं, है कि नहीं। अब चिढ़ रहे हो हमसे कि कितना आपको झेले ना बेटा। कौन कौन चिढ़ रहा है, अरे बोलने, मैं थोड़ी ना कुछ बोलूंगा। चलो, जैसे हो गया बेटा अरबियन लीग, तो ये जो एल आ गया, ये किसके अंतर्गत आएगा? ओह, अभी कहां से, इसका एग्जाम्पल तो कम से कम लिखो। एल हो गया अरब लीग, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एफ्टा, ओके। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, बताओ, ट्रेडिंग ब्लॉक, अरबियन लीग। तो लीग का मतलब क्या हो गया कि जो भी उसके कंट्री के ग्रुप मेंबर्स हैं उसकी बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम लोग।
तो उसको देख करके चलेंगे। कर लोगे यहां तक कहानी? तो अब इसको एक बार रिवाइज करके आइए, फिर मंडे को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहां तक होगा। मे भी हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। क्या हुआ? यो हाँ नहीं बेटा, किसने बोला ऑफ है? 31 को सारी क्लासेज एज पर शेड्यूल्ड है। ज्यादा बोलोगे मैं एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा 1 बजे के बाद। हाँ तो इसलिए सारे बच्चे क्लास के टाइम पर पढ़ें, ठीक है बेटा। 15 जनवरी के बाद से आप लोगों की क्लास रेगुलर हो जाएगी, 9 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मिलूंगा कल सुबह भी, पर मेरी क्लास होगी अब मंडे को, ओके। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। चलिए, 2.25 घंटा झेलने के लिए धन्यवाद आप सबों का। जी बेटा, 3 बजे से